नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहले अपडेट भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों अमेरिका न केवल भारत को हथियार खरीदने के ऑफर दे रहा है, बल्कि अब वो भारत के साथ हथियार बनाने के लिए भी काफी उत्सुक है। ऐसे में पेंटागन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अमेरिका और भारत साथ में मिलकर एडवांस ड्रोन्स को तैयार करेंगे और भारत में इन ड्रोन्स को बनाया जाएगा। साथ ही भारत के पास ये विकल्प भी होगा कि वो इन ड्रोन्स को एक्सपोर्ट कर सकेगा दूसरे मित्र देशों को, खास करके इस रीजन में जिसमें कि साउथ ईस्ट एशिया के देश आते हैं। इसके अलावा भारत इन देशों के सामर्थ्य के हिसाब से इन ड्रोन्स की पेशकश करेगा। साथ ही भारत और अमेरिका अगर ड्रोन्स को तैयार भी करते हैं तो इससे जो भारत की हथियार प्रणाली है उसमें विविधता भी आएगी। साथ ही भारत का जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम है वो भी आगे बढ़ेगा, जिसे कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज तैयार भी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने तो बड़े आसानी से बात मान ली कि भाई अमेरिका हमें तकनीक भी दे रहा है और हमारे साथ ड्रोन्स भी बना रहा है, लेकिन अमेरिका की रणनीति दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए। उसका सीधा टारगेट रशिया है और चाइना। तो ऐसे में रशिया को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ अमेरिका न केवल हथियारों की डील कर रहा है बल्कि तकनीक भी देने के लिए तैयार हो रखा है, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत की रशिया पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत रशिया के हथियारों पर निर्भर है और ऐसे करके वो भारत को रशिया से दूर भी करना चाह रहा है। लेकिन दोस्तों अमेरिका आपको मालूम है कि जिस तरीके से गिरगिट रंग बदलती है ठीक उसी तरीके से करता है। एक बार साथ दे देगा लेकिन एन मौके पर हाथ छोड़ देगा। तो बेहतर है कि भारत को अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ही आगे बढ़ना चाहिए और जहां तक हो सकता है अमेरिका के साथ भी हमें काम करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, ना कि हमें अमेरिका के प्रेशर में आना है और ना ही हमें अमेरिका पर निर्भर बनना है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर्स पर काम कर रहा है, जो कि ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की जगह लेंगे 2035 से। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि HAL की जो कोर रिसर्च टीम है वो इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स को 2 पार्ट ब्रेकिंग में तैयार करेगी, जिसमें कि कोएक्सियल रोटर और टिल्ट रोटर propulsion होगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से नेक्स्ट जनरेशन propulsion को हेलीकॉप्टर पर लगाए जाने की बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा इन हेलीकॉप्टर्स में लो ऑब्जर्वर टेक्नोलॉजी और फास्ट एक्सीलरेशन और डीएक्सीलरेशन, इस तरीके की कुछ और तकनीकें भी होंगी और इन बातों के लिए अभी आर्म फोर्सेस के साथ बातचीत चल रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर प्रोग्राम एक काफी जटिल प्रोग्राम होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा और इसका इस्तेमाल दोस्तों हैवी लिफ्ट क्लास हेलीकॉप्टर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि भारतीय वायुसेना और HAL टिल्ट रोटर और कोएक्सियल रोटर हेलीकॉप्टर के बारे में गंभीरता से सोच रही है तो ये भारतीय आर्म फोर्सेस में एक बड़ी क्षमता लाएगा, क्योंकि दोस्तों टिल्ट रोटर्स का इस्तेमाल चिनूक जैसे ट्रूप कैरियर हेलीकॉप्टर्स के लिए किया जा सकता है और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्मों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये हेलीकॉप्टर स्टेल्थ क्षमता वाले होंगे, जो कि अपनी अधिक गति और अपनी एजाइलिटी के लिए जाने जाएंगे, इसलिए HAL को समय के साथ तेजी से इन पर काम करना होगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि ब्रह्मोस को लेकर आ रही है। दरअसल ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारियों ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल के एक एडवांस वर्जन पर काम शुरू हो चुका है, जो कि 1500 किलोमीटर रेंज वाली होगी और इसकी स्पीड होगी मैक 5। कहा जा रहा है कि शुरुआत में इसका जमीन आधारित संस्करण यानी कि लैंड बेस्ड वेरिएंट तैयार होगा और बाद में इसका शिप और एयर लॉन्च वेरिएंट भी तैयार होगा। यही नहीं, ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारी ने कहा कि वे ब्रह्मोस NG को भी साथ के साथ तैयार करेंगे, जिन्हें कि फाइटर जेट्स और सबमरीन्स में लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये जो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो 2025 से 2026 तक एक वास्तविकता भी बन जाएगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि DRDO से आ रही है। दोस्तों DRDO अब एक इंजीनियरिंग फ्लाइट सिमुलेटर को तैयार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल रडार सिस्टम की टेस्टिंग के लिए होगा। हालांकि दोस्तों जो वास्तविक यानी कि जो रियल फ्लाइट टेस्टिंग होती है फिजिकल रूप में, वो फाइनल मानी जाती है रडार सिस्टम का मूल्यांकन करने के लिए और डेटा कलेक्शन करने के लिए। हालांकि दोस्तों इस तरीके की प्रक्रिया में कई तरीके की चुनौतियां भी होती है, जिसमें कि सबसे बड़ी चुनौती होती है कि एक हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, खास करके फ्लाइट टेस्टिंग में, जिसमें कि रडार सिस्टम को रियल एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर सिमुलेटर्स के जरिए वर्चुअल फ्लाइट टेस्टिंग की जाती है तो ये काफी तेजी से भी होती है और ये एक लागत प्रभावी भी विकल्प होता है, यानी कि एक सस्ता विकल्प होता है, क्योंकि शुरुआती चरण में इससे रिसर्च और डेवलपमेंट में मदद मिलती है, खास करके वास्तविक फ्लाइट टेस्टिंग सिनेरियो से पहले, क्योंकि इससे पहले इंजीनियर्स के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एल्गोरिथम जो डेटा होता है उसका मूल्यांकन वो पहले ही कर चुके होते हैं, जिसके बाद फिर फ्लाइट टेस्टिंग में कोई इशू नहीं आता है। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि अर्जेंटीना से आ रही है। दोस्तों अर्जेंटीना जिस तरीके से उसने कहा है कि वो किसी भी तरीके के ब्रिटिश पार्ट्स को नहीं चाहता अपने फाइटर जेट की खरीद प्रक्रिया में। ऐसे में दोस्तों कुछ अधिकारियों का मानना है कि तेजस मार्क 1 का जो इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है उसे बदलने के लिए दूसरे वेंडर से बात की जाएगी, लेकिन इसमें भी फाइटर जेट में
स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करना होगा, खास करके फाइटर जेट के इंटरनल फ्यूल पाइपलाइन सिस्टम में बदलाव करना होगा और रीडिजाइन करना काफी महंगा भी होगा, क्योंकि आपको एक फाइटर जेट के आंतरिक भाग में बदलाव करना है। और यही नहीं दोस्तों, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। बात तो तब शुरू होती है कि जब इनके रीसर्टिफिकेशंस होते हैं, लगातार परीक्षण होंगे। ऐसे में कम से कम 2 सालों का वक्त लग सकता है, यानी कि नए वेंडर और रीसर्टिफिकेशन ट्रायल्स के लिए कम से कम 2 साल तो लगेंगे। और अगर अर्जेंटीना इतना इंतजार कर सकता है तो भारत उसके लिए ऐसा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर HAL को अतिरिक्त जो खर्चा है वो करना पड़ेगा और HAL को अपने मार्जिन को भी कम करना होगा, वो भी अर्जेंटीना के 18 एयरक्राफ्ट की डील के लिए। हालांकि दोस्तों मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि केवल 18 फाइटर जेट्स की डील के लिए अगर हमें इतना मॉडिफिकेशन करना होगा तो ये कोई डील नहीं हुई। दोस्तों अगली अपडेट भी तेजस फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दरअसल कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत तेजस मार्क 1A के लिए मिस्र को इस फाइटर जेट का तकनीकी हस्तांतरण कर सकता है, ताकि इजिप्ट यानी कि मिस्र इन्हें अपने यहाँ लोकली रूप से मैन्युफैक्चर कर सके। साथ ही HAL मिस्र को री एक्सपोर्ट क्लियरेंस और वहाँ के लोकल क्रू मेंबर्स को ट्रेनिंग भी देगा। दरअसल इजिप्टियन एयरफोर्स 70 सिंगल इंजन लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है, ताकि वो अपने यहाँ लोकल एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ा सके। वहीं इजिप्ट ने अपने यहाँ एक कंपनी अरब ऑर्गेनाइजेशन का भी अधिग्रहण किया है, जो कि उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी। साथ ही जिस भी फाइटर जेट को चुना जाएगा उसका पोटेंशियल लाइसेंस के तहत उनका निर्माण भी करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि इजिप्ट EDX 2023 डिफेंस एक्सपो में अपने विजेता की घोषणा करेगा। वहीं इजिप्ट के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये डील भारत के हाथों में जा सकती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पायलट्स इजिप्टियन पायलट्स को ट्रेनिंग भी देते आए। साथ ही उन्होंने कहा कि इजिप्ट के लिए भारत को चुना जाना खास करके डिफेंस प्रोडक्शन में उसके 3 कारण हैं। पहला, इस तरीके के एयरक्राफ्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। दूसरा, इजिप्ट अपने हथियारों में विविधता लाना चाहता है। और तीसरा, इजिप्ट को पूरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल रही है और साथ ही साथ री एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की डील से दोनों देशों को फायदा होगा, क्योंकि जो इजिप्ट है वो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन डिफेंस मार्केट में एक गेटवे का काम करेगा। दोस्तों ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि इजिप्ट को अगर हम तकनीकी हस्तांतरण करते हैं तेजस मार्क 1 का, तो वो हमारे लिए एक बाजार क्रिएट कर सकता है मिडिल ईस्ट में भी और नॉर्थ अफ्रीकन देशों में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मिस्र जैसे देश को तेजस फाइटर जेट का तकनीकी हस्तांतरण एक तरह से आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि वो OIC का सदस्य है, जो कि हमेशा कश्मीर के संबंध में भारत की आलोचना करता है। इसके अलावा दूसरा डर ये है कि मिस्र जैसा देश, जिसे हम मिडिल ईस्ट का एक दरवाजा कह रहे हैं, वो इस फाइटर जेट का जो डेटा है वो ट्रांसफर कर सकता है पाकिस्तान और चाइना को। दोस्तों यहाँ पर मैं पर्सनली ये कह सकता हूँ कि भारत मिस्र को तेजस बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तकनीकी हस्तांतरण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इजिप्ट को तेजस फाइटर जेट की तकनीक देना अच्छा रहेगा या फिर ये गलत फैसला हो सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि CISF को लेकर आ रही है। दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार के फैसले के हिसाब से देश के 60 हवाई अड्डों पर निजी सुरक्षा एजेंसी के कुल 1924 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है और इनकी भर्ती CISF के कर्मियों की जगह लेगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस निर्णय से जो सुरक्षा व्यय होता है उसमें कमी आएगी और CISF कर्मियों को अन्य हवाई अड्डों पर तैनात किया जा सकेगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सकेगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस फैसले से नए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के संचालन में अधिक मदद मिलेगी। हालांकि दोस्तों CISF जो कि हथियारबंद सुरक्षा बल माने जाते हैं, ऐसे में ये जो निजी सुरक्षा गार्ड होंगे इनका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या इनके पास भी हथियार होंगे कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, चीजें ये भी सोचने वाली हैं। और कहीं ना कहीं ये अग्निपथ से भी जुड़ा हुआ मामला लगता है कि कल को अग्निपथ से जो लड़के रिटायर होकर आएंगे तो उनको भी इसी तरीके से ड्यूटी पर तैनात किया जा सकेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि क्वाड से आ रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के समूह क्वाड ने कहा कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने संबंधी किसी भी एक तरफा कदम का कड़ाई से विरोध करता है। दोस्तों एक संयुक्त बयान जारी करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें वार्षिक सत्र के तहत समूह के विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए क्वाड बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए बैठक की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि क्षेत्र के लिए क्वाड का मानना है कि वहां नियम आधारित व्यवस्थाएं स्थापित हो, जहां स्वतंत्रता, कानून का शासन, लोकतांत्रिक मूल्य, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो। बयान में यह भी कहा गया है कि हम क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने और तनाव बढ़ने वाली किसी भी एक तरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हैं। दोस्तों बैठक में शामिल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ये बैठक होना इस बात का सबूत है कि क्वाड मजबूत है और हमारे बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे देश अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि जिन महत्वपूर्ण चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं और जो मौके
हमारे सामने है, उस स्थिति में ये बहुत जरूरी है कि हम एक साथ मिलकर काम करें। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि रशिया और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा यूक्रेन को हथियार पहुंचाना और पाकिस्तान का जो इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन को हथियार देने के लिए, इस बात को रशिया जानता है। दोस्तों, मैंने बताया भी था कि रशिया सब कुछ जानता है कि पाकिस्तान के जरिए क्या क्या चीजें हो रही है। ऐसे में अब रशिया काफी सख्त हो गया है, क्योंकि दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध को 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में ना तो रूस हार मानने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने को। दोनों ही देशों के पारंपरिक हथियार लगभग खत्म होने की कगार पर है। इसके बावजूद भी यूक्रेन को मित्र देशों से सैन्य मदद मिल रही है। और एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि यूक्रेन को नाटो देश के अलावा पाकिस्तान ने भी हथियारों की सप्लाई की है। पाकिस्तानी सेना के कई मालवाहक विमानों को यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में लैंड करते हुए देखा गया। इन दावों पर रशिया ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने कहा है कि अगर इन दावों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इसका रूस पाकिस्तान संबंधों पर बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल यूक्रेन वेपन्स ट्रैकर नाम के एक ट्विटर हैंडल ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की है। यूक्रेन में पाकिस्तानी हथियारों की कई तस्वीरें जारी की गई। इनमें पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 122 mm के HE आर्टिलरी गोले नजर आए थे। दावा किया गया है कि पाकिस्तान अपने हथियारों को सीधे यूक्रेन को न देकर रोमानिया के जरिए ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का सौदा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के ब्रिटेन दौरे के समय किया गया था। रोमानिया के जिस एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी जहाज उतरे वो ब्रिटेन के नियंत्रण में है। अब भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा है कि अगर इस तरीके के हथियार कहीं भी भेजे गए तो इससे रूस और पाकिस्तान के संबंधों पर तो गंभीर असर पड़ेगा ही, साथ ही पाकिस्तान के साथ चल रहे कई सहयोग भी खत्म हो सकते हैं। और रशिया अब पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी देने जा रहा है। यानी कि दोस्तों ये बात हकीकत भी है और रशिया अब एक बड़ा और सख्त कदम उठा सकता है। खास करके रशिया और पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन वाली डील है वो अधर में लटक सकती है। इससे पाकिस्तान में और ज्यादा त्राही त्राही हो सकती है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।